नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शॉर्ट क्लासेस जे ऑनलाइन में। ये शॉर्ट क्लासेस जहाना बिंद आप लोग का हार्दिक स्वागत करता है। और आप लोग को सिविक्स पढ़ाने के क्रम में सिविक्स पढ़ाने के क्रम में आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन तक जो 5 सीरीज चल रहा था, उसका 3 सीरीज खत्म हो चुका है। 3 सेट, आज उसका चौथा सेट है, जिसमें आपको 31 से लेके आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे। आप लोग कृपया जल्दी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। राजनीतिक दल की परिभाषा देखें। ये तो हम पढ़ा चुके हैं, मगर एक बार फिर से इसको हम आपको बता देते हैं। राजनीतिक दल लोगों का समूह होता है, ऐसा समूह होता है जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना, मेन उसका पहला उद्देश्य क्या होता है, सत्ता प्राप्त करना होता है। जिसका समाज में सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ नीतियों का निर्माण करते हैं। जो समाज के जो समूह वर्ग होता है, उसके हित को ध्यान में रखते हुए कुछ नीतियों का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल अपने द्वारा बनाए गए नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करते हैं। जो राजनीतिक दल होता है, जो अपना नीति बनाता है चुनाव के पहले, या कार्यक्रम बनाता है या योजना बनाता है, उसी पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। दबाव समूह मतलब क्या होता है, प्रेशर ग्रुप, एक तरह से उसको अंग्रेजी में कहते हैं दबाव समूह। देखिए दबाव समूह क्या हो, दबाव समूह कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो माननीय एवं समान उद्देश्यों, मतलब जो कोई उद्देश्य जो राजनीतिक दल बनाया या सत्ता के सरकार में जो है वो कुछ सरकार उद्देश्य बनाया, उसकी प्राप्ति के लिए, उसी को प्राप्ति के लिए सरकार से कुछ मांग करके उसकी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मतलब सरकार से कुछ मांग करके जो उसका नीति है उसको लागू या प्रभावित कर, मतलब लागू करवाने नहीं करवाने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। यदि अच्छा नीति है तो लागू किया जाएगा, खराब नीति है उसको कहेंगे सरकार से दबाव बनाकर कि इसको हटा लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है राजनीतिक दल को इम्पोर्टेंट, वीवीआई क्वेश्चन क्या है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, मतलब कहा जाता है क्यों। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दलों के बिना हम लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं कर सकते। हाँ, सही बात है, क्योंकि राजनीतिक दल रहता है तभी ये हम, वो राजनीतिक दल ही पहले क्या चुनाव में भाग लेता है, अपना उम्मीदवार को खड़ा करता है, चुनाव में जीत हासिल करने पर सरकार का निर्माण करते हैं, तथा यह जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। मतलब राजनीति का क्या होता है, प्रशिक्षक भी होते हैं। मतलब राजनीति कैसे चलता है नहीं चलता है वो जनता को बताते हैं, और क्या गलती हो रहा है क्या सही हो रहा है, कौन राजनीतिक दल कर रहा है, कौन सा राजनीतिक दल तानाशाह बन रहा है, कौन किसका जनता को लेके चल रहा है, नहीं, वही मतलब राजनीति का प्रशिक्षक होते हैं। साथ ही सत्ताधारी दल के विपक्ष में रहने वाली पार्टियां सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करके उसे उचित मार्गदर्शन करने का भी कार्य करती है। मतलब जो भी सरकार की जो नीतियां हैं, जो गलत नीतियां, उसका आलोचना करती है और उचित मार्गदर्शन करने का भी कार्य विपक्ष में रहने वाले राजनीतिक दल ही करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड। अगला क्या है, जनता दल यूनाइटेड, जो अभी वर्तमान में बिहार बिहार राज्य में जो अभी सरकार है वो जनता दल यूनाइटेड की है। देखिए वर्ष 1999 ईस्वी में वर्ष उन्नीस सौ सॉरी दोस्तों, वर्ष 1919 बोला गया था। वर्ष 1999 ईस्वी में शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। कब हुआ था, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। यह पार्टी जनता दल से अलग होकर बनी थी। यह पार्टी क्या हुई थी, जनता दल से अलग होकर बनी थी। जनता दल यूनाइटेड के क्षेत्रीय दल है जो बिहार में अभी सत्तारूढ़ मतलब सत्ता अभी चला रही है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना कर दलित एवं पिछड़े वर्गों का विकास कर सामाजिक न्याय दिलाना है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर छाप है। कौन सी है, तीर छाप है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार है, जनता जनता दल यूनाइटेड पार्टी से संबंधित हैं। जदयू जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जदयू, जनता दल यूनाइटेड। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दलों की दो प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख करें। राजनीतिक दलों की क्या दो प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख करें। राजनीतिक दल की दो चुनौतियां,
राजनीतिक दलों की दो चुनौतियों का उल्लेख करें, जिसमें पहला क्या है? राजनीतिक दलों की दो मुख्य चुनौतियां क्या क्या है? पहला, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। अक्सर ऐसा देखा जाता है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी अक्सर ऐसा देखा, पहला क्या है? आंतरिक लोक जो आंतरिक लोकतंत्र है उसकी कमी। कमी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पार्टी के सभी सभी लोग के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते, जिसके कारण पार्टी के अंदर लोकतंत्र की कमी देखी जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा, नेतृत्व का संकट। दूसरा क्या है? नेतृत्व का संकट, मतलब आंतरिक लोकतंत्र की कमी, मतलब जो भी पार्टी के अंदर जो सभी लोग हैं, जितना भी लोग है, उसका विचारधारा एक दूसरे से नहीं मेल खाता सभी का, जिसके कारण पार्टी के अंदर में लोकतंत्र की कमी को देखा जाता है। नेतृत्व का संकट, भारत में सभी राजनीतिक दलों में संकट का सही अर्थ है कि आज अधिकांश राजनीतिक दलों में कोई ऐसा नहीं जो सर्वमान्य हो और वह दल को सही दिशा दे सके, इसीलिए दलों में नेतृत्व के संकट बना रहता। फिर दूसरा क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कृपया इसको अच्छे से वीडियो को शेयर करें, अपने जो भी हैं जिनको लगता है कि पढ़ना है उसको अपने सॉफ्ट कॉपी में लिखें और इसको रिवीजन करें, आपको निश्चित ही अच्छा अंक आएगा। भारत के राजनीतिक दलों के नाम, भारत में कौन कौन राजनीति, भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। कै गो? 8 गो राष्ट्रीय राजनीतिक दल। कौन कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये 8 हुआ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? अब देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा में, मतलब कोई भी दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल कैसे बोलेंगे, तो उसको एकदम देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा, कौन सा? लोकसभा या फिर विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में चार या चार से अधिक राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना तथा साथ ही किसी राज्य के लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना। लोकसभा की कम से कम कितने सीटों पर? 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है, या लोकसभा में कम से कम 4 विजयी होना आवश्यक है, या लोकसभा में कम से कम 2% सीट, अर्थात 11 सीटें जीतना आवश्यक है। मतलब तीन, और कम से कम 3 राज्यों से होना चाहिए, जो 11 11 सीट है वो 3 राज्यों से होना चाहिए, तब ये कोई भी पार्टी राजनीतिक दल बनता है। बिहार में 1974 ईस्वी में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? बिहार में वर्ष 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जो जेपी थे, लोकनायक, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। बिहार में जो 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन, उसका क्या कारण था? बिहार में 1974 ईस्वी में जो जयप्रकाश नारायण जेपी जो लोकनायक थे, लोकनायक, इनको क्या कहा जाता है? लोकनायक, लोकनायक कहा जाता है। नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में होने के कारण क्या कारण था? बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, मूल्य में वृद्धि, सरकार के द्वारा जनता की बातों को ना मानना इत्यादि था। सन 1971 ईस्वी में के आम चुनाव जो लोकसभा को हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना था, उसका भी वही नारा था, गरीबी हटाओ। तो यह चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लिया। क्या 1971 ईस्वी में जो आम चुनाव होता है लोकसभा का, उसमें कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लेता है। परंतु जब सरकार आई तो अर्थव्यवस्था और खराब हो गई। इसका कारण सबसे बड़ा बांग्लादेश से आए शरणार्थी थे, इसीलिए छात्रों ने जमकर आंदोलन किया। क्या किया? जमकर आंदोलन किया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हूं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन जो सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित ना कर, बी केंद्री मतलब केंद्रीकरण ना करके उसको बी केंद्री मतलब केंद्र, अलग अलग स्थान, उसे स्थानीय स्तर पर विभाजित किया जाए ताकि आम आदमी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों और आवश्यकता के अनुसार शासन का प्रयोग कर परिवर्तन कर सके। उसे क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब शासन को केंद्रीकृत ना करके उसको सभी आम जनता के बीच शासन को बांटना। काहे कि सब जो आम जनता है वो सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करे और अपने हितों की आवश्यकता के अनुसार शासन का प्रयोग कर परिवर्तन लाने में सक्षम हो सके। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन क्या है? भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कृपया आप लोग दोस्तों से अनुरोध है कि आप लोग
यदि दोस्तों के बीच चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिए, और वीडियो को थोड़ा जितना वायरल कीजिएगा उतना हमको उत्साह मिलेगा। भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। जो भावी समाज में, उसमें लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्यों पे जिम्मेदारी क्या है, जो भावी समाज अभी चल रहा है, जो भविष्य का समाज है, उसमें लोकतंत्र की क्या जिम्मेदारी है और उसके क्या उद्देश्य है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। आज समाज में धर्म, जाति, लिंग आदि के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। इस समाज में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर है। लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता के लिए जिम्मेदार है। अतः इस इससे देश में शांति व्यवस्था कायम रहे। मतलब वही जो भेदभाव किया जा रहा है उसको नहीं किया जाना चाहिए। मतलब सबको लोकतंत्र समझना चाहिए, सबको संविधान का शासन समझना चाहिए, और उसी के शांति से मतलब इस लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको कायम करना चाहिए, और समाज को आगे ले जाना चाहिए, और एक अच्छे भविष्य में एक अच्छे समाज की निर्माण करना चाहिए। भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस प्रकार देखते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य कैसा है। कैसा है, देखिए, निसंदेह भारतीय लोकतंत्र के साथ दुनिया में सबसे बड़ी जो निसंदेह भारत का जो लोकतंत्र है दुनिया में सबसे बड़ी है। फिर भी भारत का लोकतंत्र इतना परिपक्व नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। शिक्षा के प्रगति से ही भारतवर्ष में लोकतंत्र का उज्जवल भविष्य संभव है। जो शिक्षा का प्रगति होगा तभी क्या होगा, भविष्य उज्जवल हो सकता है। देश में पंचायत राज की स्थापना कर लोगों को लोकतंत्र का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और सामाजिक और असमानता दूर करने की कोशिश करी जा रही है। लोगों को राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष चुनाव करने प्रयत्नशील है। अतः लोकतंत्र का भविष्य स्थायी है। लोकतंत्र का भविष्य क्या है? लोकतंत्र का भविष्य स्थायी है। भारत में लोकतंत्र का भविष्य क्या है? स्थायी है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला कैसे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आरटीआई कानून आया था 2005 में, आरटीआई 2000 एक्ट जो आया था, कब आया था? 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, उसमें क्या करा, लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? देखिए कैसे रखवाला। सूचना के अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को, अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। लोकतंत्र में देश की जनता अपने चुने हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है, और ये उपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेगी। अतः सूचना का अधिकार लोकतंत्र का क्या है? रखवाला है। मतलब आपका कोई भी काम कहीं कोई भी विभाग में पेंडिंग है, या आप जानना चाहते हैं और कोई मतलब नहीं बता रहा है, कोई भी पदाधिकारी या कर्मी, तो आप आरटीआई जो 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर, अब ऑनलाइन भी आरटीआई होता है, उसके माध्यम से आप उस विभाग के पदाधिकारी से आप पत्राचार के द्वारा आप उस कारण को पता कर सकते हैं, उसे आरटीआई कहते हैं। फिर क्या करा, भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में लोकतंत्र की प्रमुख 4 समस्या पहले क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब भारत में भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्या क्या क्या है। देखिए, पहला कुछ देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना बहुत मुश्किल है, क्या है कि बहुत बड़ा देश है, यहाँ बहुत जाति धर्म जाति के लोग रहते हैं। इसको बनाए रखना, उस पर लोकतंत्र थोपना थोपना या पालन करवाना समस्या का कारण है। उच्च एवं न्यायिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार, बात सही है। जितना मतलब उच्च या कोई भी कहीं भी जाइए, वहां आपको बस वही भ्रष्टाचार आपको दिखाई देगा साफ साफ। महंगाई और बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। सत्ता में महिलाओं की कम भागीदारी, सत्ता में महिलाओं की कम भागीदारी, अशिक्षा, और फिर क्या कह रहा है, क्या है, अंधाधुंध चुनावी खर्च। मतलब सत्ता में महिलाओं की कम भागीदारी है, अशिक्षा है, और चुनावी जो खर्चा बढ़ते जा रहा है, यही संचार को कारण है। याद रखिए, अपने कॉपी पे लिख लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन कैसे? ये भी आई क्वेश्चन है। देखिए, अब्राहम, ये परिभाषा कौन दिए थे? पहले अब्राहम लिंकन दिए थे। क्या थे वो? लोकतंत्र की परिभाषा दी। उसने कहा था लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन है, जिसका अर्थ है लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, अर्थात इसकी प्रगति से ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है।
तो मतलब कह रहा है कि जनता का मतलब जनता ही वोट देता है, जनता ही शासन मतलब इनडायरेक्ट रूप से शासन में भाग लिया वोट देकर। उसके बाद जब लोग जो चुनाता है वही शासन चलाता है। इसीलिए कहा जाता है, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित शासन है। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप हमें प्रोत्साहित कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यदि पहली बार आए हैं तो। इसी तरह आपको अलग कौन कौन सा विषय का चाहिए आप कमेंट में हमको लिख सकते हैं, लिखिए। क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के लोगों, देखो क्षेत्रवाद मतलब अपना क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरे के क्षेत्र को नहीं मतलब नीचा दिखाना, उसे ही क्षेत्रवाद कहते हैं। जैसे संप्रदायवाद क्या था? अपना संप्रदाय मतलब धर्म जाति को विशेषकर बताना और दूसरे धर्म से घेरना या नीचा दृष्टि से देखना, उसे ही संप्रदायवाद कहते हैं। उसी तरह क्षेत्रवाद है, देखिए क्या क्षेत्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उसका ही क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब साधारण है। ऐसी भावना उत्पन्न होने पर यह क्षेत्र से अलग होना चाहता है, जिससे अलगाववाद की स्थिति पैदा होती है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने और वीडियो तक लास्ट तक बने रहने के लिए। कृपया ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। धन्यवाद।